हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 76, तुम उसकी जवानी में पागल हो गए। अब आगे। दूसरे ही पल गुस्से के साथ मोहित ने कहा, दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। सनाया ने भी उसके कॉलर को पकड़कर कहा, यहाँ मैं तुम्हें अंबिका को सबक सिखाने के लिए बुलाया था, लेकिन तुम तो उसके साथ मटर गश्ती कर रहे हो। मैं देख रही हूँ किस तरह से तुम उसके साथ मटका कर रहे हो। क्या तुम पागल हो गए हो? ये सुनकर मोहित के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वह अपनी नजरें चुराते हुए बोला, दीदी आपको गलतफहमी हो रही है। इसके जवाब में सनाया ने गुस्से में कहा, मोहित तुम मेरे भाई हो। मैं नहीं चाहती कि तुम उस लड़की के किसी भी चक्कर में फंसो। तुम्हें नहीं पता, वह लड़की बहुत घटिया है। मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मैं उसे अपने बेटे की बीवी कभी बनने नहीं दूंगी। और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम्हें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, जिससे तुम मेरे रुद्रांश की जिंदगी से उस लड़की को दूर कर सको। लेकिन यहाँ तो तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हो। जरा संभल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर एक पल के लिए मोहित खामोश हो गया, जैसे उसे अब समझ में आ रहा हो कि सनाया ने उसे क्यों बुलाया था। मोहित कुछ देर तक खामोश रहा, उसकी नजरें नीचे झुकी हुई थी। सनाया के शब्दों का असर उसे गहरे तक महसूस हुआ था। वह जानता था कि उसकी बहन का गुस्सा जायज था, लेकिन उसे ये भी समझ आ रहा था कि जिस रास्ते पर वह चल रहा था, वह कहीं न कहीं उसे अंबिका के पास खींच लाया था। दीदी, मोहित ने गहरी सांस ली और फिर सिर उठाकर सनाया की आंखों में देखा, मुझे माफ करना। तुम सही कह रही हो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे अंबिका से कोई मतलब नहीं था, लेकिन तुम्हें जानकर दुख होगा, मैंने उसे अपनी कमजोरियों के कारण चाहा। सनाया का चेहरा ठंडा था, लेकिन उसकी आवाज में कुछ दया थी। तुमने जो किया है, वह समझ में आता है, मोहित। तुम्हारे पास जो कमजोरी थी, वह तुम्हारी सोच को और गलत दिशा में ले गई। लेकिन अब तुम्हें खुद को ठीक करना होगा। अंबिका जैसी लड़की से तुम्हें दूर रहना होगा। मोहित ने सिर झुका लिया, उसे पता था कि वह जो कर चुका था, उससे पीछे हटने के लिए बहुत समय नहीं बचा था। उसे अपने रिश्तों को फिर से संवारने के लिए एक कठोर कदम उठाना था। लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या वह सचमुच अंबिका को भूल पाएगा? क्या वह अपने परिवार की इच्छाओं और अपने दिल के बीच संतुलन बना पाएगा? सनाया ने उसे चुपचाप खड़ा देखा, फिर कुछ सोचते हुए कहा, मोहित अगर तुम सही रास्ते पर चलना चाहते हो, तो तुम्हें उस लड़की से दूरी बनानी होगी। तुम्हें ये समझना होगा कि रुद्रांश की जिंदगी में अब कोई जगह अंबिका के लिए नहीं हो सकती। और तुम वह कर रहे हो जो तुमसे उम्मीद नहीं थी। मोहित ने धीरे धीरे सिर हिलाया, मैं जानता हूँ दीदी, मैंने गलत किया। अब मैं इस बात को सही करने की कोशिश करूंगा। सनाया ने उसे एक कड़ा और गंभीर नजरिया दिया, तुमसे उम्मीद है कि तुम इसे सही करोगे, मोहित। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तो तुम्हें मुझे सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तब तुम्हें अपनी जिंदगी में रुद्रांश और हमारे परिवार को खोने का खतरा होगा। मोहित की आंखों में चिंता साफ थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। वह अब सोच रहा था कि उसकी गलतियों के कारण उसे परिवार से कितना कुछ खोना पड़ सकता था। उसे पता था कि सनाया के शब्द सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि एक आखिरी मौका थे। सनाया ने फिर एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे तुमसे उम्मीद है, मोहित। तुम हमारे परिवार के लिए महत्वपूर्ण हो। लेकिन अगर तुमने अंबिका को अपने रास्ते में रखा, तो ये तुम्हारे लिए और हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। मोहित ने नजरें झुका ली और कहा, मैं समझता हूँ दीदी, मैं उसे छोड़ दूंगा। तभी सनाया गुस्से के साथ बोली, तुम्हें उसे छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे सबक सिखाना है। वैसे तुमने क्या सोचा है? तुम क्या करोगे? मुझे बताओ, मुझे तुम्हारी प्लानिंग जाननी है। प्लानिंग? मोहित ने बिना किसी भाव के कहा, दीदी अभी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, प्लीज। मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। ये सुनकर सनाया गुस्से से बोली, मोहित तुम और कितना वक्त लोगे?
जब वह लड़की घर में शादी करके मेरी बहू बन जाएगी, तब तक क्या करोगे? तुम्हें जो करना है वह करो, लेकिन जल्द से जल्द उसे घर से बाहर निकालो। मोहित ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, आशिक मत कीजिए दीदी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब तुम जा सकते हो। सनाया ने अंतिम शब्द कहे और मोहित चुपचाप वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इधर दूसरी तरफ अपार्टमेंट के अंदर खुशी सोफे पर बैठी लैपटॉप में काम कर रही थी। तभी रवि ने उसके पास आकर दूध का गिलास रखते हुए प्यार से कहा, कितना काम करोगी तुम? अभी अभी हॉस्पिटल से आई हो और फिर से काम करने लगी। तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। ये सुनकर खुशी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने दूध का गिलास उठाया और रवि की ओर देखा। तुम हमेशा ध्यान रखते हो, लेकिन मुझे काम करना भी जरूरी लगता है। एक बार जब ये सब पूरा हो जाएगा, तो मैं आराम करूंगी। रवि हंसते हुए बोला, लेकिन काम से ज्यादा जरूरी तुम्हारा आराम है, खुशी। खुशी ने हल्की सी मुस्कान के साथ दूध का गिलास पिया, फिर लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी। खुशी के मन में एक हलचल चल रही थी, लेकिन वह इसे छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। रवि की बातें उसे कभी कभी बहुत सोचने पर मजबूर कर देती थी, और अब जब वह अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण फैसले की दहलीज पर खड़ी थी, तो वह अपने दिल की सुनने की बजाय अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दे रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर उसकी आंखें थीं, लेकिन दिमाग कहीं और था। अस्पताल के बाद लगातार काम करने का दबाव था, और उसे लगा कि किसी चीज को लेकर वह सचमुच संजीदा नहीं हो पा रही थी। वहीं रवि ने खुशी के चेहरे की मुस्कान को देखकर सोचा कि वह अपनी चिंता को ठीक से समझ नहीं पा रहा था। वह जानता था कि खुशी एक मजबूत और समझदार लड़की है, लेकिन कभी कभी उसकी इतनी मेहनत और परफेक्शन के पीछे एक छुपी हुई थकान होती थी, जिसे वह खुद महसूस नहीं करती थी। रवि ने उसके पास बैठते हुए कहा, तुम इतनी मेहनत कर रही हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ संभाल पा रही हो? खुशी ने एक गहरी सांस ली और हाँ में सिर हिलाया। हाँ रवि, मुझे लगता है कि सब कुछ सही हो रहा है। मैं यही चाहती हूँ कि जो भी काम किया है, वह बेहतर तरीके से हो। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम खुद को संभाल पा रही हो? तुम्हारी सेहत भी मायने रखती है, खुशी। तुम हर समय काम में ही घिरी रहती हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए? रवि की आवाज में एक चिंता थी, लेकिन खुशी ने उसे नजरअंदाज किया। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बारे में चिंता करते हो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मुझे थोड़े वक्त तक और काम करना चाहिए। खुशी ने इसे हल्के से टालते हुए कहा और फिर से लैपटॉप पर ध्यान केंद्रित किया। रवि चुपचाप उसे देखता रहा। वह समझता था कि खुशी की यह आदत उसे एक दिन थका सकती है, लेकिन वह उसे ऐसा महसूस नहीं कराना चाहता था कि उसकी चिंता उस पर हावी हो रही है। वह हंसते हुए बोला, ठीक है, खुशी। जैसे तुम्हें ठीक लगे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम थक चुकी हो, तो बस मुझे बताना। खुशी ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुकाया। धन्यवाद रवि, मुझे तुम पर गर्व है। तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। इसी बीच मोहित के कमरे में भी कुछ अलग ही माहौल था। उसने अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया था, लेकिन अंबिका के बारे में सनाया की चेतावनी और परिवार के दबाव ने उसे गहरे सोचने पर मजबूर कर दिया था। वह महसूस कर रहा था कि उसकी गलती और ज्यादा बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अंबिका के साथ क्या कर सकता है। मोहित ने कमरे के कोने में खड़े होकर अपनी तस्वीर पर नजर डाली। उसकी आंखों में कई सवाल थे, लेकिन कोई हल नहीं था। उसने खुद से कहा, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मुझे अंबिका से दूर रहना चाहिए? लेकिन दिल कहता है कि वह मेरे लिए है। इसी उलझन में उसकी मोबाइल स्क्रीन पर एक संदेश आया। अंबिका का था। उसने मन में एक पल के लिए सोचा और फिर संदेश खोला। मोहित, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मोहित ने गहरी सांस ली। अब उसे कुछ फैसले लेने थे। क्या वह अंबिका को छोड़ पाएगा? क्या वह सनाया और अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अंबिका से दूरी बनाए रखेगा? दूसरी ओर सनाया अपने काम में व्यस्त थी,
लेकिन वह भी महसूस कर रही थी कि मोहित पर दबाव बहुत बढ़ गया है। उसने सोचा, क्या मोहित सच में वह सब कर पाएगा जो मैं चाहती हूँ? मुझे लगता है कि अगर वह अंबिका के साथ रिश्ते को खत्म नहीं करेगा, तो वह हमारी सारी कोशिशों को व्यर्थ कर देगा। वह फौरन मोहित के कमरे में गई और देखा कि वह कमरे में अकेला बैठा था, उसका चेहरा गंभीर था। मोहित, सनाया ने कहा, क्या तुमने कुछ सोचा है? तुमसे उम्मीद है कि तुम इसे सही करोगे, और अगर तुमने अंबिका से दूरी नहीं बनाई, तो हम सबको इसका नुकसान होगा। मोहित ने सिर झुका लिया। मैं जानता हूँ, दीदी। मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं सही कदम उठाऊंगा। ठीक है। सनाया ने उसे देखा, लेकिन जल्दी करो, मोहित। तुम जानते हो कि जब तक वह लड़की तुम्हारी जिंदगी में है, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। ये सुनकर मोहित एक पल के लिए चुप हो गया। अब रुद्रांश को गए पूरे 2 दिन हो चुके थे। इधर अंबिका का मन नहीं लग रहा था। वह कमरे में इधर उधर टहल रही थी, जैसे कुछ समझ नहीं पा रही हो। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनकर अंबिका ने कहा, आइए, दरवाजा खोलिए। राम अंदर आते हुए बोला, अंबिका, आज आप न तो ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आई और न ही डिनर के लिए। सब कुछ ठीक है ना? आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? राम की आवाज में एक हल्की सी चिंता थी। ये सुनकर अंबिका ने अपना सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राम की आवाज सुनकर अंबिका ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हालांकि उसकी आवाज में एक लहर सी थी, जैसे वह पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरी नहीं थी, लेकिन उसने खुद को संजीदा दिखाने की कोशिश की। वह चाहती थी कि कोई यह न समझे कि वह परेशान है या किसी बात को लेकर दुखी है। राम ने उसे ध्यान से देखा। आप ठीक कह रही हैं, उसने पूछा, क्योंकि आप पिछले 2 दिनों से बहुत बदल सी गई हैं। पहले तो आप हमेशा हमारे साथ होते थे, लेकिन अब न तो आप नीचे आती हैं और न ही किसी से बात करती हैं। अंबिका ने एक गहरी सांस ली, और फिर एक मुस्कान लाते हुए कहा, बस थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है, शायद रुद्रांश के जाने के बाद। वह न चाहते हुए भी खुद को उस पल के बारे में सोचने से नहीं रोक पाई, जब रुद्रांश को जाते हुए देखकर उसका दिल बुरी तरह से टूट गया था। हालांकि उसने कभी अपनी भावनाओं को बाहर नहीं आने दिया था, लेकिन अब वह खुद को दबाए रखने की कोशिश करते हुए भी अपने भीतर की बेचैनी को महसूस कर रही थी। रमा को उसकी बात पर संदेह हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगर आपको कोई दिक्कत हो, तो हमें बताएं। हम सब आपकी मदद के लिए हैं। राम ने धीरे से कहा और एक नजर अंबिका पर डाली। वह उसकी आंखों में छुपी हुई चिंता को महसूस कर सकता था, लेकिन उसने ये भी समझा कि अंबिका शायद अभी इस समय अकेला रहना चाहती थी। अंबिका ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद, रमा। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा समय चाहिए मुझे। उसकी आवाज में अब थोड़ी राहत थी, लेकिन दिल में एक खालीपन था। रमा ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी हो तो हमें बताएं। वह दरवाजे तक जाने लगा, तभी अंबिका ने उसे रोकते हुए कहा, रमा, एक बात कह सकती हूँ? रमा रुककर अंबिका की ओर मुड़ा। बिल्कुल, कहिए, अंबिका ने थोड़ी सोचते हुए कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं खुद को ढूंढ नहीं पा रही हूँ। सब कुछ अचानक से बदल गया है और मेरे लिए ये सब समझना मुश्किल हो रहा है। रमा चुपचाप उसे सुन रहा था। उसकी बातें कोई नई नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि रुद्रांश के जाने से अंबिका का जीवन अचानक से उलझ गया था। रुद्रांश जो उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा था, वह अब उसके पास नहीं था, और अंबिका को ये स्थिति अब तक स्वीकार नहीं हो पाई थी। रमा ने धीरे से कहा, मैं समझ सकता हूँ, अंबिका। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जिंदगी में कभी कभी हमें अकेले ही चलना पड़ता है, और हम सभी आपके साथ हैं। ये समय भी जल्दी बीत जाएगा। अंबिका ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी थकान थी। उसे ये सब अपने आप से उबारने का समय चाहिए था, लेकिन वह जानती थी कि यह इतना आसान नहीं था। रुद्रांश की यादें हर पल उसके साथ थी, और वह चाहती थी कि वह उन यादों को भुलाकर अपने रास्ते पर बढ़ सके।
रमा के चले जाने के बाद अंबिका ने खिड़की से बाहर देखा। रुद्रांश की यादें उसकी आंखों में तैर रही थी और दिल में उसकी आवाज गूंज रही थी। वह याद कर रही थी उन पलों को जब रुद्रांश के साथ वह हंसी मजाक करती थी और उसकी बातों में एक खास बात होती थी जो उसे हमेशा आत्मविश्वास देती थी। अब वह सब कुछ खत्म हो चुका था। रुद्रांश की अनुपस्थिति ने उसे इस हद तक अकेला महसूस कराया था कि वह अपनी भावनाओं को खुद से ही छुपा नहीं पा रही थी। वह उठकर कमरे में टहलने लगी। कदम धीरे धीरे उस खालीपन की ओर बढ़ रहे थे जो उसने खुद ही रुद्रांश के जाने के बाद महसूस किया था। फिर अचानक उसकी यादें उसकी आंखों में एक झलक के रूप में आईं। वह याद कर रही थी रुद्रांश के साथ बिताए गए हर एक पल को, उसकी आवाज, उसकी मुस्कान और उसकी मौजूदगी। इन सब का गम उसे अब तंग कर रहा था, लेकिन वह जानती थी कि उसे अपने अंदर से इस गम को बाहर निकालना होगा। वह फिर से पल भर को रुकी और खुद से कहा, अंबिका, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। रुद्रांश के बिना भी तुम्हें अपने जीवन को समझना होगा। तुम्हें अपनी राह खुद चुननी होगी। एपिसोड 77, अंबिका पर गंदी नजरें। अब आगे। अंबिका गार्डन में अपने बेटे अनिरुद्ध के साथ टहल रही थी। उसकी आंखों में थोड़ी चिंता थी, क्योंकि मोहित की नजरें अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह महसूस कर रही थी कि मोहित अब उसे अजीब तरीके से देखता था। उसके मन में एक डर सा था, जिसे वह खुद भी शब्दों में नहीं बयां कर सकती थी। आज भी वही अजीब सी मुस्कान और वो घूरने वाली नजरें उसे परेशान कर रही थी। मोहित धीरे धीरे उसके पास आया और कहा, अंबिका, तुम आज फिर बहुत अच्छी लग रही हो। तुम हमेशा से ही खास हो। उसकी बातों में एक अनकही सी ललक थी, जिसे अंबिका ने नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी निस्संदेह डर महसूस कर रही थी। अंबिका ने घबराते हुए थोड़ी दूरी बना ली और कहा, मोहित, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। हमें कुछ दूरी बनाकर बात करनी चाहिए। उसकी आवाज में हल्का सा तनाव था, लेकिन मोहित उसे समझ नहीं पाया। वह अब और करीब आया और बोला, अरे, क्यों डर रही हो? मैं तो सिर्फ तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ। उसकी बातें और नजरें अंबिका को और भी ज्यादा असहज कर रही थी। अंबिका ने उसकी बातें नजरअंदाज करते हुए कहा, मुझे किसी भी तरह की बात नहीं करनी। मुझे अपने बेटे के साथ वक्त बिताना है। उसने मोहित से दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे नहीं छोड़ रहा था। वह बार बार उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। अब अंबिका घबराते हुए और भी तेज कदमों से अनिरुद्ध की ओर बढ़ी। मोहित ने अंबिका को पकड़ने की कोशिश की। तुम कहाँ जा रही हो? हमें थोड़ा और बात करनी चाहिए। मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। उसकी आवाज में अब तिरस्कार था और नजरें भी कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी। वह अब अंबिका के सामने आकर खड़ा हो गया। अंबिका ने डरते हुए कहा, मोहित, कृपया मुझे छोड़ दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। वह पूरी तरह से घबराई हुई थी और उसकी आवाज में भी घबराहट थी। उसने उसे हल्के से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन मोहित ने उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती उसके पास खड़ा होने लगा। तभी अचानक अनिरुद्ध, जो दूर खड़ा था, गुस्से में भरकर दौड़ता हुआ आया। उसने मोहित को देखकर जोर से चिल्लाया, मामा को छोड़ो। वह मोहित की तरफ बढ़ते हुए उसे जबरदस्ती अंबिका से दूर धक्का दे देता है। मोहित बिना संतुलन बनाए लड़खड़ाते हुए सीधे फाउंटेन पूल में गिर जाता है। उसकी गिरने की आवाज और पानी के उछलने की आवाज में अंबिका का दिल घबराहट से भर गया। मोहित का सिर पूल के किनारे से टकराया और खून बहने लगा। ये देखकर अंबिका और भी ज्यादा डर गई। अनिरुद्ध की आंखों में गुस्सा और फौरन उसकी मां को बचाने की भावना थी। वह दौड़ते हुए मोहित के पास गया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मोहित को उठाने की कोशिश करते हुए अनिरुद्ध ने कहा, आपने उन्हें चोट पहुंचाई है। अब आप ठीक होंगे। अंबिका पूरी तरह से पसीने पसीने हो गई थी। वह घबराई हुई मोहित की तरफ दौड़ी और तुरंत मोबाइल निकालकर एम्बुलेंस को कॉल किया। उसकी आवाज कांप रही थी, हेलो, इमरजेंसी। एक आदमी पूल में गिर गया है और उसके सिर में बहुत चोट आई है। कृपया जल्दी आइए। अनिरुद्ध अब भी गुस्से में था। उसकी छोटी सी आंखों में आंसू थे
लेकिन उसका गुस्सा अब साफ झलक रहा था। उसने मोहित की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपने मम्मी को परेशान किया, आपने मम्मी को डरा दिया। अंबिका ने अनिरुद्ध को गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुम सही कह रहे हो, तुमने मम्मी को बचाया। वह अब मोहित के पास खड़ी थी। उसके खून से सना चेहरा देखकर उसका दिल धड़कने लगा। इसी बीच एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस की तेज सायरन की आवाज सुनकर शनाया और शालिनी दोनों ही एक पल के लिए घबराए। वे दोनों आपस में बात कर रहे थे, लेकिन अब उनकी पूरी तवज्जो उस आवाज पर थी। शनाया ने शालिनी से पूछा, सुबह सुबह हमारे घर के बाहर एम्बुलेंस क्या कर रही है? शालिनी ने सिर झुकाकर कहा, मुझे तो नहीं पता बेटा। दोनों के चेहरे पर चिंता के लक्षण थे, और तुरंत वे दोनों बाहर की ओर बढ़े। जैसे ही वे गार्डन की तरफ बढ़े, उन्होंने देखा कि मोहित जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके सिर से खून निकल रहा था। ये दृश्य देखकर दोनों की हालत खराब हो गई। मोहित, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो? शालिनी की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मोहित बेहोश पड़ा था, और उसका चेहरा खून से सना हुआ था। ये देखकर शनाया की भी हिम्मत टूट गई। वह घबराते हुए बोली, क्या हुआ इसे? कैसे ये ऐसे पड़ा है? उसकी आवाज में डर और परेशानी साफ झलक रही थी। अंबिका और अनिरुद्ध दोनों ने जैसे ही शनाया और शालिनी को देखा, उनके चेहरे पर भी घबराहट के निशान दिखने लगे। अंबिका तुरंत अपने बेटे को कमरे में भेजने की कोशिश करती है। वह उसे घबराहट में कहती है, अनिरुद्ध, तुम कमरे में जाओ और दरवाजा बंद कर लो, प्लीज। अनिरुद्ध बिना किसी सवाल के सीधे कमरे की ओर दौड़ जाता है। अंबिका की आंखों में डर और चिंता का मिला जुला असर था। वह एक पल के लिए समझ नहीं पाई कि क्या करे। फिर उसने खुद को संभालते हुए शनाया और शालिनी की तरफ बढ़ते हुए कहा, शालिनी जी, शनाया, प्लीज आप लोग आराम करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन शालिनी की हालत बहुत खराब हो गई थी। वह मोहित के पास आकर बुरी तरह से कांपते हुए बोली, कि ये क्या हो गया? मोहित, तुम ठीक तो हो ना? उसने उसके सिर को हल्के से थपथपाया, लेकिन मोहित की पलकों में कोई हरकत नहीं थी। उसके चेहरे से खून बहता जा रहा था। अंबिका ने शालिनी को रोकते हुए कहा, शालिनी जी, प्लीज थोड़ा रुके, डॉक्टर्स को बुलाने देते हैं। उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन उसे संभालते हुए वह खुद भी डॉक्टर को फोन करने लगी। हॉस्पिटल मैक्यह के रास्ते में गाड़ी की खामोशी केवल सायरन की आवाज से टूट रही थी। अंबिका, शालिनी और शनाया सब चुप थे। उनकी आंखों में डर और चिंता की गहरी लकीरें साफ नजर आ रही थीं। अनिरुद्ध, अपनी मासूमियत के बावजूद, शायद समझ चुका था कि कुछ गंभीर हो सकता है, लेकिन वह भी चुप था। उसका दिल भी तड़प रहा था, क्योंकि वह जानता था कि मोहित अंकल उसके लिए बहुत मायने रखते थे। जैसे ही गाड़ी हॉस्पिटल मैक्यह पहुंची, अंबिका का दिल और भी तेज धड़कने लगा। डॉक्टरों और नर्सों ने मोहित को एम्बुलेंस से निकालकर त्वरित उपचार शुरू किया। अंबिका और शालिनी उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए इमरजेंसी वार्ड तक पहुंची। वार्ड के बाहर खड़ा एक डॉक्टर ने उन्हें देखा और कहा, आप लोग अंदर नहीं जा सकते, हमें इलाज करने का समय चाहिए। अंबिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, कृपया उसे जल्दी ठीक कर दीजिए, वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी आवाज में हल्का सा दर्द और प्रार्थना थी। शालिनी ने भी उसे सहारा देते हुए कहा, हाँ, वह बहुत जरूरी है हमारे लिए। डॉक्टर ने सिर झुकाया और कहा, हम पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन हमें कुछ वक्त चाहिए। आप लोग बाहर इंतजार करें। इसके बाद डॉक्टर और नर्सों ने दरवाजा बंद कर दिया, और अंबिका, शालिनी और शनाया बाहर इंतजार करने के लिए बैठ गए। अंबिका का मन भारी था। वह बार बार अपने भीतर की घबराहट को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर पल की चिंता उसे और भी परेशान कर रही थी। उसने शालिनी से धीरे से कहा, मैं नहीं जानती कि यह सब कब ठीक होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मोहित हमें छोड़कर नहीं जाएगा। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। शालिनी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हम सब मिलकर उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। हमें उसकी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।
शनाया चुपचाप बैठी थी, उसकी आंखों में भी वही घबराहट थी, लेकिन वह कोई शब्द नहीं कह रही थी। शायद वह भी यही सोच रही थी कि मोहित कैसे और क्यों इस हालत में पड़ा था। कुछ समय बाद एक डॉक्टर बाहर आया और उसने कहा, आप लोगों को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोहित की हालत स्थिर है, लेकिन उसे होश में आने में थोड़ी देर लग सकती है। हमने उसकी पूरी जांच की है और कोई बड़ी चोट नहीं आई है। ये सुनकर अंबिका का चेहरा थोड़ा राहत से रोशन हुआ। उसने धीरे से डॉक्टर से पूछा, क्या वह जल्दी ठीक हो जाएगा? डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वह ठीक हो जाएगा। आपको बस धैर्य रखना होगा। शालिनी और शनाया भी राहत की सांस लेते हुए एक दूसरे को देखा। शनाया ने कहा, तो वह ठीक होगा न? सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने उन्हें हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया। हाँ, उसे होश आने में समय लगेगा, लेकिन वह ठीक हो जाएगा। अब जबकि डॉक्टर ने उन्हें राहत की खबर दी थी, अंबिका के मन में थोड़ी शांति आई। वह जानती थी कि मोहित का इलाज किया जा रहा है और उसे पूरी उम्मीद थी कि वह जल्द ठीक हो जाएगा। शालिनी ने राहत की सांस ली और फिर कहा, मैं उम्मीद करती हूँ कि वह जल्दी ठीक हो जाए। मोहित हमेशा हमारे साथ रहता है, वह हमें छोड़ नहीं सकता। शनाया ने भी सिर हिलाया और कहा, हाँ, वह हमारे लिए बहुत खास है। हमें तो यही उम्मीद रखनी चाहिए कि वह ठीक हो जाए। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर कहा, मोहित होश में आ चुका है, लेकिन हम उसे कुछ देर और निगरानी में रखना चाहते हैं। आप लोग अब उससे मिल सकते हैं। ये सुनकर अंबिका, शालिनी और शनाया तुरंत उसके पास दौड़ते हुए गए। मोहित की आंखें धीरे धीरे खुल रही थी और उसकी नजरें अजीब सी लगी, लेकिन फिर भी वह उन्हें देखकर मुस्कुराया। क्या हुआ मुझे? मोहित की आवाज कमजोर थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अंबिका ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तुम ठीक हो मोहित? हम सब तुम्हारे साथ हैं। मोहित ने धीरे से सिर हिलाया और फिर अंबिका से कहा, तुम्हारे बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता था। तुम हमेशा मेरे साथ रहती हो। अंबिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हम सब एक दूसरे के साथ हैं। शालिनी और शनाया भी मोहित के पास खड़े थे, और शालिनी ने कहा, हमेशा हमें एक साथ रहना है मोहित। तुम जल्दी ठीक हो जाओ। मोहित ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम सबका साथ चाहिए मुझे। कुछ ही देर में शालिनी कमरे से बाहर निकल गई, और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, शनाया का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। उसकी मुस्कान जो अभी तक पूरे कमरे में छाई हुई थी, अब एक पल में गायब हो गई। उसके चेहरे पर गुस्से की झलक थी, और उसकी आंखों में ताव था। वह मोहित के पास गई और कड़क आवाज में कहा, तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? इसने तुम्हें क्या कहा था कि अंबिका को तुम अपनी जिंदगी से दूर करोगे? ये सब क्या है? मोहित की आंखों में हल्का सा भ्रम था, लेकिन उसने शनाया को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, तुम क्या बोल रही हो? क्या तुम समझ नहीं रही हो? मैं तो बस अपनी बात कर रहा था। शनाया ने उसका मुंह चुप करवा दिया और गुस्से से कहा, तुम बस अपनी बात कर रहे थे। तुम जानते हो मैं क्या कह रही हूँ न? अगर तुम्हारे काम में कोई ढिलाई हुई, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी सारी बातों को तुमने ढीला कर दिया है, और अब तुम यहाँ बैठे हो और मुझे फिर से वही सब भुगतने की कोशिश कर रहे हो। शनाया ने उसका मुंह चुप करवा दिया और गुस्से से कहा, तुम बस अपनी बात कर रहे थे। तुम जानते हो मैं क्या कह रही हूँ न? अगर तुम्हारे काम में कोई ढिलाई हुई, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी सारी बातों को तुमने ढीला कर दिया है, और अब तुम यहाँ बैठे हो और मुझे फिर से वही सब भुगतने की कोशिश कर रहे हो। मोहित ने खुद को संभालते हुए कहा, तुम शांत रहो। मुझे जो करना था वो मैंने किया है। अंबिका के लिए भी कुछ सोचना होगा। लेकिन शनाया का गुस्सा अब और बढ़ चुका था। उसने मोहित के सामने खड़े होकर कहा, तुम क्या सोचते हो? मैं तुम्हें फिर से वही गलती करने दूंगी। अंबिका को तुम जितना दूर रख सको उतना अच्छा होगा। तुम समझ रहे हो ना?
अगर तुमने उसे हमारी दुनिया से दूर करने में एक भी गलती की, तो मैं तुम्हारे सामने और कोई रास्ता नहीं छोड़ूंगी। मोहित ने गहरी सांस ली और उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम क्या चाहती हो, लेकिन जो हो चुका, उस पर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अंबिका के लिए मैंने सब कुछ किया है, और अगर उसे हमारी दुनिया में लाना है, तो मुझे इसे धीरे धीरे करना होगा। धीरे धीरे, शनाया ने उसकी बात को काटते हुए कहा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? हमें कुछ और नहीं चाहिए। हमें बस उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकालना है। और तुम अगर चाहते हो कि सब कुछ सही हो जाए, तो तुम्हें फौरन कदम उठाने होंगे। मैं इसे और नहीं देख सकती। मोहित की आंखों में एक हल्का सा हवाई सा गुस्सा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं कि वह अपनी जगह पर सही हो, लेकिन अगर तुमने मुझे तुरंत आदेश दिया तो वो ठीक नहीं होगा। एक बार में सब कुछ बदलने की कोशिश करने से न केवल हमारी स्थिति खराब होगी, बल्कि अंबिका के लिए भी ये नुकसानदायक हो सकता है। शनाया ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और फिर एक गहरी सांस ली। ठीक है, तुम्हारी बात मानी, लेकिन तुम मेरे रास्ते से हटकर काम मत करो। अगर अंबिका को हमारी दुनिया से बाहर निकालने में कोई भी कमी रह गई, तो तुम मुझे देखना, मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं होगा। मोहित का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, मैं समझता हूँ। मुझे समझ में आ गया कि तुम क्या चाहती हो। मैं अपनी तरफ से उसे हटाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन शनाया का गुस्सा अब भी खत्म नहीं हुआ था। तुम समझ तो गए हो, लेकिन अगर तुमने एक भी कदम गलत उठाया, तो तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ते नहीं रहेगा। मुझे साफ और सही तरीके से यह करना होगा। मैं तुम्हें बताती हूँ कि अब मैं कैसे काम करूंगी। मोहित को समझ में आ चुका था कि शनाया की नजरें बहुत तीव्र थीं और अब वह इस खेल में उसके साथ नहीं खेल सकता था। लेकिन फिर भी वह खुद को समझाते हुए बोला, ठीक है, हम दोनों साथ काम करेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि यह इतना आसान नहीं होगा जितना तुम सोच रही हो। शनाया ने सिर झुकाया और कहा, समय? तुम्हें अब कोई और वक्त नहीं मिलेगा, मोहित। तुम जो चाहते हो, वो करना होगा। अब और नहीं। मोहित ने उसकी बात सुनकर सिर झुका लिया। उसने देखा कि शनाया अब पूरी तरह से उसे अपने रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर रही थी। मोहित को ये बात अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी कि अगर उसने शनाया को नाराज किया, तो वह और भी ज्यादा मुश्किलों में फंस सकता था। लेकिन इस पूरे वाकये में मोहित का मन कहीं ना कहीं उलझन में था। वह जानता था कि शनाया के कहे मुताबिक वह जो भी करेगा, उसकी योजना के तहत होगा। लेकिन उसके दिल में अंबिका के लिए एक एहसास था, और वह इस खेल में उसे शामिल नहीं करना चाहता था। फिर भी उसे यह महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ी गलतफहमियां हो सकती हैं, और उसके लिए ये सही नहीं था कि वह इस सब को लगातार छुपाए रखे। एपिसोड 78, रुद्रांश की फ्लर्टिंग रोमांस। अब आगे। लेकिन शनाया का गुस्सा अब भी खत्म नहीं हुआ था। तुम समझ तो गए हो, लेकिन अगर तुमने एक भी कदम गलत उठाया, तो तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ते नहीं रहेगा। मुझे साफ और सही तरीके से यह करना होगा। मैं तुम्हें बताती हूँ कि अब मैं कैसे काम करूंगी। मोहित को समझ में आ चुका था कि शनाया की नजरें बहुत तीव्र थीं और अब वह इस खेल में उसके साथ नहीं खेल सकता था। लेकिन फिर भी वह खुद को समझाते हुए बोला, ठीक है, हम दोनों साथ काम करेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि यह इतना आसान नहीं होगा जितना तुम सोच रही हो। शनाया ने सिर झुकाया और कहा, समय? तुम्हें अब कोई और वक्त नहीं मिलेगा, मोहित। तुम जो चाहते हो, वो करना होगा। अब और नहीं। मोहित ने उसकी बात सुनकर सिर झुका लिया। उसने देखा कि शनाया अब पूरी तरह से उसे अपने रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर रही थी। मोहित को ये बात अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी कि अगर उसने शनाया को नाराज किया, तो वह और भी ज्यादा मुश्किलों में फंस सकता था। लेकिन इस पूरे वाकये में मोहित का मन कहीं ना कहीं उलझन में था। वह जानता था कि शनाया के कहे मुताबिक वह जो भी करेगा, उसकी योजना के तहत होगा। लेकिन उसके दिल में अंबिका के लिए एक एहसास था, और वह इस खेल में उसे शामिल नहीं करना चाहता था। फिर भी
उसे यह महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ी गलतफहमियां हो सकती हैं, और उसके लिए ये सही नहीं था कि वह इस सब को लगातार छुपाए रखे। कुछ समय के लिए मोहित चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में गहरी सोच की झलक थी। शनाया ने उसकी चुप्पी को एक तरह से चुनौती के रूप में लिया और उससे सवाल किया, क्या हो गया? अब क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हारी समझ में आ रहा है कि तुम्हें क्या करना है? मोहित ने एक गहरी सांस ली और कहा, देखो, मैं जानता हूँ कि तुम क्या चाहती हो, और मैं तुम्हारे कहे मुताबिक काम करूंगा। लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए। शनाया की आंखों में तीव्रता और गुस्से का मिश्रण था। वो उठकर उसके सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम्हें समय चाहिए। तुम्हें सब कुछ जल्दी से करना होगा, और तुम जानते हो कि अगर तुमने मेरी बातों का पालन नहीं किया, तो न सिर्फ तुम्हारी दुनिया, बल्कि तुम्हारा करियर भी खत्म हो सकता है। मोहित ने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत करने की कोशिश की। वह जानता था कि अगर वह अब गलत कदम उठाता है, तो ये सब बर्बाद हो सकता था। शनाया के लिए तो यह एक खेल जैसा था, लेकिन उसके लिए ये सब बहुत बड़ा मुद्दा था। उसकी और अंबिका की जिंदगी जुड़ी हुई थी, और वह ये नहीं चाहता था कि यह सब किसी के हाथों से निकल जाए। ठीक है, मैं समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है, मोहित ने धीमे से कहा, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। और हाँ, तुम जो कहोगी, वह मैं करूँगा। बहुत अच्छा, शनाया ने कहा, लेकिन याद रखना, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी हर चाल बेहद सोच समझकर चलनी होगी। मोहित ने उसकी तरफ देखा और सिर झुका लिया। वह जानता था कि यह एक खतरनाक खेल था, और अगर वह कोई गलत कदम उठाता तो उसकी पूरी दुनिया उलझ सकती थी। लेकिन फिर भी, उसके अंदर कहीं एक उम्मीद थी, एक छोटी सी किरण, जो उसे अंबिका के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही थी। क्या वह सही कर रहा था? क्या वह वास्तव में अंबिका को इस सब में शामिल करने के लिए तैयार था? या फिर यह उसकी भूल थी? कुछ देर की चुप्पी के बाद, मोहित ने शनाया से कहा, ठीक है, मैं सब कुछ जल्दी से जल्दी ठीक कर दूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुमने मुझे जितना कड़ा रास्ता दिखाया है, उतना ही मुझे भी तुम्हारे साथ चलने की जरूरत है। शनाया ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो। तुम बस अपना काम करो। मुझे और किसी चीज की चिंता नहीं है। मोहित ने सिर झुका लिया और बिना कुछ कहे, कमरे से बाहर निकलने लगा। वह जानता था कि अब उसकी जिंदगी बहुत कठिन होने वाली थी। अगर उसने इस खेल में किसी भी तरह से चूक की, तो वह खुद को और अंबिका को मुश्किल में डाल सकता था। जैसे ही मोहित कमरे से बाहर निकला, शनाया ने चुपचाप बैठकर उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। उसे समझ में आ चुका था कि अब ये खेल सिर्फ मोहित का नहीं था, बल्कि उसकी अपनी भी जिम्मेदारी थी। अब वह खुद को और अपने मकसद को हासिल करने के लिए तैयार थी। रात का समय था। अंबिका अपने कमरे में आकर धीरे से बेड पर बैठ गई। अनिरुद्ध सो चुका था और कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। अंबिका अपने आप से बड़बड़ाने लगी, सब कुछ कितना अजीब हो रहा है। जो सोचा था, वो नहीं रहा। बस एक बार अनुरोध पूरी तरह से ठीक हो जाए, फिर मैं डॉक्टर की जिम्मेदारी से फ्री हो जाऊंगी और फिर मिस्टर रुद्रांश से बात करके यहाँ से चली जाऊंगी। ये सोचते हुए वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गई और फिर बेड पर लेट गई। वह काफी थकी हुई थी, लेकिन उसकी मन की बेचैनी कुछ शांत नहीं हो रही थी। उसने खुद से सोचा, क्या ये सही है? क्या मैं सही कर रही हूँ? तभी दरवाजा हल्का सा खटखटाया और वह चौंकी। रुद्रांश अंदर आता है, और अंबिका थोड़ी घबराई। वह चाहती थी कि रुद्रांश कुछ देर में चले जाए, क्योंकि अगर शनाया को पता चलता कि रुद्रांश यहाँ है, तो वह नाराज हो जाएगी। लेकिन रुद्रांश की नजरें अंबिका पर जमी हुई थीं। क्या तुम ठीक हो? रुद्रांश ने प्यार से पूछा। उसकी आवाज में एक हल्की सी नरमी थी। अंबिका ने झट से मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। बस थोड़ा थक गई हूँ, और अनिरुद्ध को देखे हुए कुछ टाइम हो गया है। लेकिन रुद्रांश ने बिना कुछ और कहे, उसके पास आकर उसे हल्के से छुआ। अंबिका चौंकी और उसे थोड़ी दूर धकेलते हुए बोली, रुद्रांश, तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे क्यों आ रहे हो?
तुमसे थोड़ी पास रहना चाहता हूँ। अंबिका, रुद्रांश ने अपनी आवाज को नर्म करते हुए कहा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंबिका ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा। क्या तुम समझ नहीं रहे हो? ये समय सही नहीं है। तुम्हें समझना होगा कि अगर शनाया ने हमें देखा, तो फिर बहुत परेशानी हो सकती है। रुद्रांश ने हंसी में कहा, तुम घबराती क्यों हो? शनाया को क्या फर्क पड़ेगा? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम फिक्र मत करो। वह फिर से उसके पास आया, और उसकी नजरों में एक हल्का सा शरारती आकर्षण था। अंबिका ने एक बार फिर रुद्रांश से दूरी बनाने की कोशिश की। रुद्रांश, तुम समझ नहीं रहे हो, ये सब ठीक नहीं है। लेकिन रुद्रांश ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और कहा, तुमने कब कहा था कि तुम अपने काम में फ्री हो जाओगी? मुझे तो लगता है तुम कहीं और भी सोचना चाहती हो। उसकी आवाज में अब एक खास गहराई थी। अंबिका का चेहरा कुछ बदलने लगा, उसे थोड़ा गुस्सा भी आने लगा, लेकिन साथ ही उसके दिल में एक हल्की सी हलचल भी हो रही थी। उसने खुद को थोड़ा नियंत्रित करते हुए कहा, रुद्रांश, तुम इस समय ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो? ये ठीक नहीं है। लेकिन रुद्रांश ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अंबिका के करीब आकर कहा, तुमने कहा था कि एक बार काम खत्म हो जाएगा तो तुम चली जाओगी, लेकिन क्या तुम सच में जाना चाहती हो? अंबिका थोड़ी चौंकी। क्या मतलब है तुम्हारा? रुद्रांश ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, मतलब ये कि क्या तुम सच में मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? क्या तुमने ये भी सोचा है कि मेरे बिना तुम क्या करोगी? उसके शब्दों में कुछ गहरी बात थी, और अंबिका को ये कुछ हद तक खटका भी। रुद्रांश, तुम क्या कह रहे हो? अंबिका ने हड़बड़ी में पूछा। ये सब ठीक नहीं है। तुम मेरी पेशेवर जिंदगी में दखल मत दो। रुद्रांश ने उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहा, पेशेवर और व्यक्तिगत जिंदगी के बीच में कोई फर्क नहीं होता, अंबिका। जब तक मैं हूँ, तुम मुझे नजरअंदाज नहीं कर पाओगी। अंबिका की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, रुद्रांश, अगर तुम ऐसे ही फ्लर्ट करोगे तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल बात नहीं करूंगी। वो हिम्मत जुटाकर उठ खड़ी हुई और सीधे बेड से उठते हुए कहा, तुम अब चले जाओ। लेकिन रुद्रांश ने फिर से उसे पकड़ लिया, और उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। तुम इतनी जल्दी कह रही हो? क्या तुम्हें मेरी कंपनी इतनी जल्दी छोड़नी है? वह धीरे धीरे उसके पास आकर खड़ा हो गया, और फिर से नजदीक आकर कहा, क्या तुम मुझे नहीं चाहती हो, अंबिका? अंबिका ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए कहा, रुद्रांश, ये सब ठीक नहीं है। तुमसे मैं कुछ भी कह नहीं सकती। तुम जो कर रहे हो, वह गलत है। रुद्रांश ने उसका हाथ थामते हुए कहा, क्या तुम सच में यही चाहती हो कि हम कभी एक न हो पाएं? अंबिका ने खुद को झकझोरते हुए कहा, रुद्रांश, तुम्हें समझना होगा कि मैं अब अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्यों इस सब में शामिल हो रहे हो। रुद्रांश थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर उसने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। पर याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। इस वाक्य के बाद रुद्रांश ने धीरे से कमरे से बाहर जाने का रुख किया। अंबिका को थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ, लेकिन उसके मन में असमंजस था। क्या ये सही था? क्या उसने रुद्रांश को ठीक से समझाया था? क्या वह खुद भी इस बदलाव के लिए तैयार थी? रुद्राक्ष कमरे में जा ही रहा था कि अचानक अंबिका के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा। वह चौंका और तुरंत उसके पीछे आ गया। कहाँ जा रही हो? उसने अंबिका से पूछा। उसकी आवाज में हल्का गुस्सा था। अंबिका की आंखों में घबराहट थी, और उसने फटाफट जवाब दिया, खुशी से मिलने जा रही हूँ। वो बहुत रो रही है, और मुझे उसकी टेंशन हो रही है। कुछ दिन पहले उसकी तबीयत भी खराब थी, तो अब और देर नहीं कर सकती। रुद्राक्ष का चेहरा तमतमा गया, और उसने गुस्से में कहा, क्या तुम पागल हो? तुम अकेले क्यों जा रही हो? अगर कुछ हो गया तो? अंबिका ने पलटकर उसे जवाब दिया, रुद्राक्ष, मुझे खुशी की बहुत फिक्र है। वह रो रही थी, और मुझे उसकी जरूरत है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं खुद तुम्हें वहां छोड़कर आता हूँ। रुद्राक्ष ने अपनी बात कही, और फिर बिना इंतजार किए तुरंत अंबिका के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। अंबिका को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था,
लेकिन उसने रुद्राक्ष से कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ घबराई हुई थी और चाहती थी कि वह जल्दी से जल्दी खुशी के पास पहुंच सके। वह जानती थी कि अगर खुशी की हालत ज्यादा खराब हो गई तो क्या होगा। दोनों चुपचाप चलने लगे। रुद्राक्ष ने कार चलाई और अंबिका खामोशी से उसकी बगल में बैठी रही। वह जितना खुशी के बारे में सोच रही थी, उतना ही रुद्राक्ष के साथ के बारे में। उसका दिल भारी था और वह बार बार सोच रही थी कि खुशी की हालत क्या होगी। कार चलाते हुए रुद्राक्ष ने एक बार फिर अंबिका से कहा, तुम्हें अकेले जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अगर कुछ हो गया तो। अंबिका ने गहरी सांस ली। रुद्राक्ष, तुम समझ नहीं रहे हो। खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है और जब वो परेशान होती है तो मुझे भी बहुत फिक्र होती है। रुद्राक्ष चुप रहा और उसकी तरफ देखते हुए गाड़ी चलाता रहा। सड़क पर बहुत सारी कारें चल रही थी, लेकिन दोनों की आंखों में घबराहट थी। अंबिका सिर्फ खुशी के बारे में सोच रही थी, जबकि रुद्राक्ष के मन में कुछ और सवाल थे। वह अंबिका से प्यार करता था और उसे डर था कि कहीं उसकी मदद करने की वजह से अंबिका उसे और ज्यादा परेशान ना समझे। अंबिका के मन में भी यही सब चल रहा था। वह जानती थी कि रुद्राक्ष का इरादा अच्छा था, लेकिन उसे ये भी समझ में आ रहा था कि वह शायद खुद को बहुत ज्यादा एक जगह बंधा हुआ महसूस करने लगा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इतनी उलझी हुई होगी। खुशी की परेशानियों के बीच वह खुद को रुद्राक्ष के साथ खड़ा पाती थी, लेकिन अब वह ये सोचने लगी थी कि क्या वह सच में ठीक कर रही थी। आखिरकार गाड़ी खुशी के अपार्टमेंट के पास रुकी। अंबिका ने कार से बाहर आते हुए रुद्राक्ष से कहा, धन्यवाद, लेकिन तुम अंदर नहीं आओ। मुझे लगता है कि खुशी मुझे अकेले ही चाहिए। रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली और फिर कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, तुम मुझे फोन करना। ठीक है। अंबिका ने उसे देखा और फिर जल्दी से खुशी के अपार्टमेंट की ओर बढ़ गई। दरवाजे के पास पहुंचते ही अंबिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे डर था कि कहीं खुशी की हालत बहुत खराब न हो। अंबिका ने दरवाजा खटखटाया और अंदर से खुशी की रोने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही दरवाजा खुला, खुशी की आंखों में आंसू थे और उसका चेहरा बहुत ही उदास था। अंबिका को देखकर खुशी रोते हुए बोली, तुम आ गई। मैंने सोचा था तुम नहीं आओगी। अंबिका तुरंत उसके पास गई और उसे गले से लगा लिया। तुम ठीक तो हो, खुशी? क्या हुआ? खुशी ने सिसकते हुए कहा, कुछ नहीं, बस बहुत अकेला महसूस कर रही थी। सब कुछ बहुत उलझा हुआ लग रहा है। तुमसे बात करने की जरूरत थी। तुम अकेली नहीं हो, खुशी। मैं हूं ना, अंबिका ने उसे दिलासा देते हुए कहा और फिर खुशी को सीन से थोड़ा दूर करके बैठाया। क्या हुआ? तुम क्यों इतनी परेशान हो? मुझे सब बताओ, क्या सोच रही हो? खुशी ने एक लंबी सांस ली और कहा, ये सब बहुत मुश्किल हो रहा है, अंबिका। मेरे पास कोई नहीं है। सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तुम जानती हो, मैं जब से यहाँ आई हूँ, हर रोज एक नई मुश्किल सामने आ रही है। अंबिका ने उसकी बातों को सुनते हुए कहा, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम्हें कुछ चाहिए, तो कहो। खुशी ने सिर झुका लिया और फिर कहा, मुझे सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए। तुम जानती हो, अंबिका, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। बस तुम मेरी जिंदगी से बाहर मत जाओ। अंबिका ने उसकी बातों को सुना और फिर मुस्कुरा दी। तुमसे कहा नहीं, खुशी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों साथ मिलकर सब कुछ हल करेंगे। इस बातचीत के दौरान रुद्राक्ष बाहर खड़ा था और वह देख रहा था। एपिसोड 79। मैं अपने बच्चे की सच्चाई आज जानूंगी। अब आगे। खुशी ने सिर झुका लिया और फिर कहा, मुझे सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए। तुम जानती हो, अंबिका, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। बस तुम मेरी जिंदगी से बाहर मत जाओ। अंबिका ने उसकी बातों को सुना और फिर मुस्कुरा दी। तुमसे कहा नहीं, खुशी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों साथ मिलकर सब कुछ हल करेंगे। इस बातचीत के दौरान रुद्राक्ष बाहर खड़ा था और वह देख रहा था।
सुबह का वक्त था। अंबिका मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को रेडी कर रही थी, सोच रही थी कि आज का दिन ठीक से निकल जाए। तभी अचानक उसका फोन बजा। फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आई थी। अंबिका ने थोड़ी हैरान होकर कॉल पिक की। उधर से आवाज आई, और जैसे ही उसने सुनी, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अंबिका के मुंह से अचानक ही निकल पड़ा। फोन में उस आवाज को सुनकर वह हिल गई थी। सामने खड़ा अक्स भी उसे हैरान कर रहा था, लेकिन उससे ज्यादा उसके अंदर हो रही खलबली ने उसे पूरी तरह से बेचैन कर दिया। उधर से फिर एक आवाज आई, और अंबिका ने घबरा कर कहा, मैं अभी आती हूँ। मुझे सच जानना है, और मैं सब जानकर रहूंगी। फिर जैसे ही उसने फोन को काटा, उसकी पूरी स्थिति बदल गई। हर सेकंड के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक सा गया हो। अंबिका बिना देर किए तुरंत कमरे से बाहर निकल आई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, और वो ये सोचने लगी कि आखिर क्या हो सकता है। उसे कुछ तो अजीब महसूस हो रहा था, कुछ ऐसा जो वह अभी तक समझ नहीं पा रही थी। बाहर की तरफ बढ़ते हुए वह जैसे ही नीचे आई, उसके सामने शनाया और मोहित खड़े थे। शनाया ने अपनी आंखों में हल्का सा ताव डाला और हंसते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? क्या जरूरी काम है? मोहित ने भी इस मौके का फायदा उठाते हुए उसे ताने मारे। कुछ तो ऐसे जा रही हो जैसे कोई बहुत बड़ी दुआ मांगने जा रही हो। क्यों? कोई डर लग रहा है क्या? अंबिका ने बिना पल भर रुके कहा, मुझे तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देना है, और मुझे जो करना है वह मैं करूंगी। उसकी आवाज में एक ठंडक थी, जैसे वह पूरी तरह से निश्चिंत हो चुकी थी, लेकिन भीतर ही भीतर वह पूरी तरह से घबराई हुई थी। शनाया और मोहित दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, और फिर शनाया ने थोड़ा और तेज आवाज में कहा, अगर सच जानना चाहती हो, तो रुक क्यों नहीं जाती? क्या जल्दी है? हमें लगता है तुम सच जानने की बजाय सिर्फ उलझन में और घबराहट में घुसने जा रही हो। मोहित ने फिर से ताना मारा, क्या तुमने कभी सोचा है कि जितना तुम इधर उधर दौड़ोगी, उतना ही तुम्हारी जिंदगी और उलझेगी? अंबिका को इन दोनों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कड़ा कदम उठाया और कहा, मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारी बातों के लिए। मैं जो करना चाहती हूँ वह मुझे करना है, और तुम दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो बिना कुछ कहे बाहर निकल गई, और उसका चेहरा एकदम गंभीर था। जैसे ही वह बाहर की तरफ बढ़ी, वह पूरी तरह से अपने अगले कदम के बारे में सोच रही थी। जो कुछ भी ये लोग कह रहे हैं, मुझे किसी भी हाल में सच जानना है, उसने खुद से कहा। उसके दिमाग में ये सोच कहीं गहरी हो रही थी कि आखिर वो सच क्या है। कॉल में क्या सुनने को मिला था, और क्या ऐसा हो सकता था जो वह अभी तक नहीं जानती थी। इस डर के बीच उसकी जिंदगी एक नई दिशा में मुड़ने जा रही थी, और वह इस बदलाव से बचने की बजाय खुद को उसमें ढालना चाहती थी। शुरुआत में वह सिर्फ अपनी आंखों और दिल की आवाज पर भरोसा कर रही थी, लेकिन अब उसे यह महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा होने जा रहा था। शनाया और मोहित के ताने सिर्फ उसे उलझाने के लिए थे, और अब अंबिका ने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वह उस सच को जानकर ही रहेगी। अंबिका किसी तरह शनाया और मोहित को इग्नोर करके वहां से बाहर निकल जाती है। उसका मन बुरी तरह से घबराया हुआ था, लेकिन उसे जल्दी से जल्दी सच जानना था। उसने खुद से कहा, जो कुछ भी हो रहा है, मुझे अब इसे रोकना है। बाहर निकलते ही वह सीधे अपनी कार की तरफ बढ़ी, और जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, उसका फोन बजने लगा। उसे नहीं पता था कि आज का दिन कितना ज्यादा उलझा हुआ होने वाला था। इस बीच रुद्रांश अपनी तैयारियों में लगा हुआ था। वो जल्दी से अनिरुद्ध के कमरे में गया, जहां अनिरुद्ध ड्राइंग में कुछ बना रहा था। रुद्रांश ने कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन अंबिका का कहीं नामो निशान नहीं था। अंबिका कहाँ है? रुद्रांश ने अनिरुद्ध से पूछा, जो अपनी ड्राइंग में खोया हुआ था। अनिरुद्ध ने सर झुकाया और हल्की सी आवाज में कहा, वो सुबह से यहाँ नहीं आई थी। शायद किसी काम से बाहर गई हो। रुद्रांश के माथे पर शिकन आ गई, और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या वो सुबह से नहीं आई? कहाँ गई वो? उसने तेजी से पूछा, और फिर खुद से बड़बड़ाया, कहाँ जा सकती है ये लड़की?
वह बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया, अपना कदम और तेज करते हुए। गुस्से में उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसके दिमाग में यह सवाल घूमा, क्यों उसे बिना बताए कहीं जाना पड़ा? क्या वो मुझसे कुछ छिपा रही है? जैसे ही रुद्रांश बाहर निकला, उसका फोन बज उठा। उसने बिना कोई समय गंवाए कॉल पिक किया, और उधर से उसकी असिस्टेंट की आवाज सुनाई दी। साहब, एक जरूरी अपडेट है। हमें जानकारी मिली है कि अंबिका कहीं जा रही थी, और वह एक अजनबी आदमी के साथ बाहर देखी गई थी। ये सुनते ही रुद्रांश के चेहरे पर और गुस्सा आ गया। क्या क्या कह रही हो तुम? मुझे पूरी जानकारी दो, और तुरंत मुझे बताओ कि वो किसके साथ थी। अब मैं खुद देखूंगा। इस बात को सही से संभालना होगा। उसकी आवाज में गुस्से की खनक साफ सुनाई दे रही थी, और उसने फोन काट दिया। वह अब और ज्यादा शक्की हो चुका था। अंबिका के बारे में ये सब जानकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह तेजी से कदम बढ़ाते हुए बाहर निकला और कार की तरफ बढ़ा। उसका दिमाग पूरी तरह से इस बात से भर चुका था कि अंबिका किसके साथ जा सकती है। वह जानता था कि उसे किसी भी हालत में ये पता लगाना होगा कि अंबिका कहाँ है और क्या कर रही है। इस दौरान शनाया और मोहित, जो अंबिका को बाहर जाते हुए देख रहे थे, अब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। दोनों के चेहरों पर टेंशन और शक के मिक्सड एक्सप्रेशन थे। शनाया ने अपनी आंखों में एक तरह का सवालिया निशान डालते हुए मोहित से कहा, क्या तुमने देखा? वो कहाँ जा रही थी? और फिर क्यों बिना किसी को बताए? मोहित ने थोड़ी सी ठंडी सांस ली और कहा, हाँ, मैंने देखा। ये कुछ ठीक नहीं है। पहले तो वो हर वक्त हमारे सवालों से बचती थी, और अब ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ है। उसकी आवाज में भी तनाव था। मुझे लगता है हमें इस पर गौर करना होगा। वह किसी से मिल सकती है, और मुझे शक है कि वह रुद्रांश से कुछ छिपा रही है, शनाया ने कहा। उसकी आंखों में अब शरारत और खौफ दोनों था। वह समझ चुकी थी कि अंबिका के बारे में कुछ तो है, जो वो नहीं जान रही है, और यह बात अब उसके लिए परेशानी का कारण बन सकती थी। हाँ, ये सच है। लेकिन इस बार हमें ज्यादा सावधानी से कदम उठाने होंगे। अगर यह बात रुद्रांश को पता चली तो ये हमारे लिए और भी मुश्किल हो सकता है, मोहित ने कहा। वह अब ये सोचने लगा था कि अंबिका के हर कदम पर नजर रखना कितना जरूरी हो गया था। अगर वह कुछ गलत कर रही थी, तो उसे रोकना बहुत जरूरी था। उन दोनों के बीच ये चर्चा हो रही थी, और वह दोनों एक दूसरे को इस मामले में मदद करने की बात कर रहे थे। तभी रुद्रांश का फोन फिर से बजा। उसने फौरन कॉल उठाया और सामने से आवाज आई, साहब, हमें और जानकारी मिली है कि अंबिका ने किसी से मुलाकात की थी, और वह फिर एक टैक्सी में बैठकर चली गई। लेकिन उसका डेस्टिनेशन अभी भी अनक्लियर है। रुद्रांश का चेहरा और भी गुस्से से भर गया। कहाँ गई है वो? मुझे अभी पता करो, और आज के बाद किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं खुद उसे ढूंढ लूंगा। उस लड़की ने मेरे साथ क्या खेल खेला है? वह अब पूरी तरह से कंफ्यूज और गुस्से में था। वह किसी भी हालत में यह नहीं चाहता था कि अंबिका उसकी नजरों से बचकर कुछ करे। रुद्रांश का गुस्सा अब पूरी तरह से फूट चुका था। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। क्या हो रहा है? क्यों वो मुझसे कुछ छिपा रही है? उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, और वह अब ये तय करने की कोशिश कर रहा था कि अगला कदम क्या होगा। उसे अंबिका के बारे में हर जानकारी चाहिए थी, और वह किसी भी कीमत पर उसे जानने के लिए तैयार था। वह तेजी से कार की तरफ बढ़ा, और जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की, उसका फोन फिर से बज उठा। कॉल को पिक करते हुए उसने देखा कि ये उसकी असिस्टेंट का कॉल था। साहब, हमें अभी अभी पता चला है कि अंबिका ने एक अपार्टमेंट के पास टैक्सी रोकी थी, लेकिन वहां से वह चली गई। हमें लगा कि वो कहीं अंदर गई है, लेकिन किसके साथ और क्यों, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। रुद्रांश की धड़कन तेज हो गई। अब वह ज्यादा परेशान था। तुम मुझे अभी पता करो कि वो अंदर किसके साथ गई थी और कहाँ गई थी। ये बहुत जरूरी है, और अगर मुझे कुछ भी गलत पता चला, तो इस बार मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, उसने गुस्से में कहा। फोन कटने के बाद वह और भी तेजी से अपनी कार चला रहा था।
उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, अंबिका ने क्या किया? वह मुझसे क्यों छिप रही है? उसकी आंखों में गुस्से और टेंशन का मिला-जुला भाव था, और वह खुद को समझा नहीं पा रहा था कि वह क्या करने वाला है। वह सोच रहा था, अगर मुझे कुछ भी छिपाने की कोशिश की गई, तो वह बड़ी गलती होगी। मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। इधर, शनाया और मोहित अब पूरी तरह से सतर्क हो गए थे। शनाया ने मोहित से कहा, कुछ तो गड़बड़ है, मोहित। अंबिका को अगर हम देख नहीं पा रहे, तो इसका मतलब है कि वह कुछ छिपा रही है। हमें उसे ढूंढना होगा। ये सब रुद्रांश को क्यों नहीं पता चल रहा? मोहित ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, यही सोच रहा था। लेकिन हमें इस बार ज्यादा सोच समझकर काम करना होगा। अगर रुद्रांश को पता चला, तो हम दोनों मुश्किल में पड़ सकते हैं। हमें उसे पूरी तरह से कंफ्यूज करना होगा। शनाया ने गहरी सांस ली। ठीक है, हम इसे एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। पहले हमें अंबिका को ढूंढना होगा, फिर हम रुद्रांश के पास जाएंगे। अगर उसे ये सब पता चलता है, तो हम उसे अपनी ओर कर सकते हैं। मोहित और शनाया के बीच ये चर्चा हो रही थी, और रुद्रांश के दिमाग में भी एक ही सवाल घूम रहा था। वह लगातार सोच रहा था कि अंबिका कहाँ है और वह किससे मिल रही है। उसके दिल में एक बेचैनी थी, और वह जानता था कि उसे जल्दी से जल्दी सच पता करना होगा। सड़क पर गाड़ी दौड़ाते हुए रुद्रांश ने खुद से कहा, मुझे कुछ भी छिपा कर नहीं चलने दूंगा। अगर वह मुझसे कुछ छिपाती है, तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। उसकी आंखों में गुस्से का आक्रोश था, और वह ये तय कर चुका था कि वह अंबिका को ढूंढ कर रहेगा। कुछ ही देर बाद रुद्रांश ने अपनी कार रोक दी और उस जगह का ऑब्जर्वेशन करने लगा, जहां उसे इन्फो मिली थी कि अंबिका वहां देखी गई थी। उसकी नजरें तेज थीं, और हर जगह वो ध्यान से देख रहा था। वह जानता था कि किसी भी हालत में उसे इस खेल को जीतना था। अंबिका का दिल तेजी से धड़क रहा था। जब उसने फोन किया और उस अनजान नंबर से सुनी बात को ध्यान से सुना, तो उसे समझ आ गया कि उसे कुछ बड़ी जानकारी मिल सकती है, जो उसके बच्चों से जुड़ी हो सकती है। उसने बिना ज्यादा समय गंवाए खंडहर जैसी सुनसान जगह पर जाने का फैसला किया। ये जगह सुनकर उसका मन थोड़ा डर से भर गया था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि अगर उसे अपने बच्चों के बारे में कुछ पता करना है, तो ये करना ही पड़ेगा। अंबिका ने अपनी हिम्मत जुटाई और उस खंडहर जैसी जगह की ओर बढ़ी। वहां पहुंचने पर उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसकी आंखों में डर था। वह कुछ देर खड़ी रही, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई। खंडहर में घना अंधेरा था, और किसी तरह की हलचल नहीं हो रही थी। अंबिका को लगा जैसे वह किसी जाल में फंसने वाली है, लेकिन उसने सोचा, अगर मुझे अपने बच्चों के बारे में कुछ पता लगाना है, तो मुझे एक कदम उठाना होगा। वह अंदर चली गई, लेकिन जैसे ही वह भीतर पहुंची, अचानक दरवाजे की आवाज आई और दरवाजा बंद हो गया। ये सुनकर अंबिका की धड़कन और तेज हो गई। उसने तुरंत मुंह से, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कहा। उसका दिल बैठ गया और वह डर से कांपने लगी, लेकिन फिर भी उसने साहस दिखाया और दरवाजे की तरफ दौड़कर जोर से चिल्लाया, कृपया मुझे बाहर जाने दो। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अंबिका की हालत खराब हो रही थी, और उसका डर अब शक में बदल गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ क्यों लाया गया और क्यों दरवाजा बंद किया गया। वह झंझोड़ते हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह नाकाम रही। उसकी हालत और भी खराब हो रही थी। इसी बीच अंबिका को महसूस हुआ कि यह सब कुछ सुनियोजित था। उसे शक होने लगा कि कहीं ये सब रुद्रांश और मोहित के हाथों का खेल तो नहीं है, जो उसे गलत जगह पर फंसा रहे हैं। उसके दिमाग में सवालों का तूफान मचलने लगा। वह सोचने लगी, क्या मुझे सच में किसी जाल में फंसा दिया गया है? अंबिका का डर अब गहरी टेंशन में बदल चुका था। वह लगातार दरवाजे को खोलने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी सांसें तेज हो रही थी, और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। अब उसे यह एहसास हुआ कि अगर वह इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकली, तो शायद वह कभी नहीं निकल पाएगी। एपिसोड 80
आप मेरा रेप कर रहे हैं। अब आगे। अंबिका को लगा जैसे वह किसी जाल में फंसने वाली है, लेकिन उसने सोचा, अगर मुझे अपने बच्चों के बारे में कुछ पता लगाना है, तो मुझे एक कदम उठाना होगा। वह अंदर चली गई, लेकिन जैसे ही वह भीतर पहुंची, अचानक दरवाजे की आवाज आई और दरवाजा बंद हो गया। ये सुनकर अंबिका की धड़कन और तेज हो गई। उसने तुरंत मुंह से, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कहा। उसका दिल बैठ गया और वह डर से कांपने लगी, लेकिन फिर भी उसने साहस दिखाया और दरवाजे की तरफ दौड़कर जोर से चिल्लाया, कृपया मुझे बाहर जाने दो। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अंबिका की हालत खराब हो रही थी, और उसका डर अब शक में बदल गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ क्यों लाया गया और क्यों दरवाजा बंद किया गया। वह झंझोड़ते हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह नाकाम रही। उसकी हालत और भी खराब हो रही थी। इसी बीच अंबिका को महसूस हुआ कि यह सब कुछ सुनियोजित था। उसे शक होने लगा कि कहीं ये सब रुद्रांश और मोहित के हाथों का खेल तो नहीं है, जो उसे गलत जगह पर फंसा रहे हैं। उसके दिमाग में सवालों का तूफान मचलने लगा। वह सोचने लगी, क्या मुझे सच में किसी जाल में फंसा दिया गया है? अंबिका का डर अब गहरी टेंशन में बदल चुका था। वह लगातार दरवाजे को खोलने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी सांसें तेज हो रही थी, और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। अब उसे यह एहसास हुआ कि अगर वह इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकली, तो शायद वह कभी नहीं निकल पाएगी। लेकिन तभी वहां गोली चली और जिसके बाद अचानक से अंबिका बेहोश हो गई। अंडस्को। कुछ घंटे बाद, रात का वक्त था और अंबिका इस वक्त अनिरुद्ध के कमरे में थी। वो अपने हाथों से अनिरुद्ध को डिनर करा रही थी और अनिरुद्ध भी चुपचाप डिनर कर रहा था। तभी अंबिका ने मुस्कुरा कर कहा, आपको पता है आपकी रिपोर्ट में इस बार सब कुछ नॉर्मल आया है, और डॉक्टर ने कहा कि अब मैं आपको खाने में सब कुछ दे सकती हूँ। इसलिए कल मैं आपके लिए स्पेशल डिनर मैं खुद से बनाऊंगी। ये सुनते ही अनिरुद्ध के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने तुरंत स्माइल के साथ कहा, क्या आप सच कह रही हैं? इसके जवाब में मुस्कुराते हुए अंबिका ने कहा, हाँ बिल्कुल। ये सुनकर अनिरुद्ध ने बस अपना सिर नीचे झुका लिया। उसे कुछ पल तक देखते रहने के बाद अंबिका ने उसके बालों को देखा और बोली, वैसे बेटा क्या मैं आपसे एक बात कह सकती हूँ? ये सुनकर अनिरुद्ध ने अपना सिर ऊपर उठाया और अंबिका को देखकर नासमझी में बोला, मतलब आप क्या कहना चाहती हैं? इसके जवाब में मुस्कुराते हुए अंबिका ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये जो तुम्हारे इतने बड़े बड़े बाल हैं, इन्हें कट करवा लो। मैं खुद से इन्हें कट कर सकती हूँ, क्योंकि जब तुम्हारे बाल कट जाएंगे तब तुम और भी ज्यादा अच्छा महसूस करोगे। ये बाल हमेशा तुम्हारी आंखों पर रहते हैं, मैं तो अभी तुम्हारा ठीक से चेहरा तक नहीं देख पाए इन बालों की वजह से। इसलिए मैं कह रही थी, क्या तुम इन बालों को कटवाओगे? ये सुनते ही अनिरुद्ध ने गुस्से के साथ कहा, मैंने कहा ना ऐसा नहीं होगा, मुझे मेरे बाल नहीं कटवाने। उसकी बात सुनकर अंबिका ने फिर अपना सीरियल आते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अगर आपको इन्हें नहीं कट करवाना तो मत करवाए, बस ऐसे नाराज मत होइए। इसके जवाब में अनिरुद्ध ने बस अपना सिर हिला दिया। इसके बाद अंबिका ने उसे डिनर कराया। डिनर करने के बाद वो उसे बेड पर सुलाए और उसे ब्लैंकेट से कवर करके बोली, बेटा आप सो जाओ, कल मैं सुबह जल्दी आऊंगी जिससे आपको मॉर्निंग वाली दवा पिला सकूं। ये सुनकर अनिरुद्ध ने अपना सिर हिला दिया, जिसके बाद अंबिका जाने लगी, लेकिन तभी अचानक से अनिरुद्ध ने उसके हाथ को पकड़ लिया। ये देखकर अंबिका ने ना समझी में कहा, क्या बात है बेटा, क्या हुआ? ये सुनकर धीरे से अनिरुद्ध ने कहा, क्या आप मुझे छोड़कर जाने वाली हैं? उसकी ये बात सुनते ही अंबिका को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। इसलिए उसने ना समझी में कहा, लेकिन बेटा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? इसके जवाब में अनिरुद्ध ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप सच में मुझे छोड़कर चली जाएगी जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर अब अंबिका को याद आया कि उसने एक बार अनिरुद्ध से इसके बारे में बताया था, और तब से अनिरुद्ध काफी ज्यादा मायूस हो गया था। और अब एक बार फिर से उसकी ये बात सुनकर अंबिका ने स्माइल के साथ कहा,
बेटा, ये किसने कहा कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ? बल्कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर नहीं जा रही हूँ, मैं तो बस आपको ठीक करके किसी दूसरे बच्चे को ठीक करने जाऊंगी। आपकी तरह यहाँ पर कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मुझे ठीक करना है। समझे आप? ये सुनकर अनिरुद्ध कुछ पल तक शांत रहा और फिर गुस्से के साथ अंबिका की कलाई को कसकर पकड़ते हुए बोला, नहीं, आप सिर्फ मेरी है, और आप सिर्फ और सिर्फ मेरी है, और आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये सुनकर अब अंबिका ने हैरानी के साथ कहा, बेटा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? इसके जवाब में अनिरुद्ध ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे अलावा किसी दूसरे बच्चे का इलाज करें। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप कभी मुझे छोड़कर भी जाए। इसलिए क्या प्लीज आप मेरे साथ जिंदगी भर के लिए रहेंगी? उसकी ये बात सुनकर अब अंबिका को समझ नहीं आया कि आखिर वो बोले तो क्या बोले। उसने हिचकिचाते हुए कहा, अनिरुद्ध बेटा देखो, अभी तुम बहुत छोटे हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि तुम मुझसे क्या कह रहे हो। ये सुनकर अपना सिर नामे हिलाते हुए अनिरुद्ध ने कहा, नहीं, मुझे ये सब नहीं पता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। बताए कहीं नहीं जाएंगे ना? अब अंबिका ये सब सुनकर खुद से बोली, ये अनिरुद्ध है तो बिल्कुल मिस्टर रुद्रांश की तरह ही। अगर किसी चीज की जिद कर लेता है तो उसको जरूर मनवाने की कोशिश करता है। पर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब सोचते हुए उसने फिर आखिर में गहरी सांस लिया और बोली, अच्छा ठीक है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब खुश? ये सुनते ही अनिरुद्ध की आंखों में चमक आ गई और वो तुरंत एक्साइटमेंट के साथ अपना सिर हिला दिया। ये देखकर अंबिका मुस्कुराए और फिर उसे ब्लैंकेट से कवर करके उसे सुला दी। उसके सो जाने के बाद उसने खुद से कहा, आखिर क्या मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ? मुझे लगता है कि मेरे जाने के बाद अनिरुद्ध को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैं यहाँ पर ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती, क्योंकि जब से मोहित जैसा इंसान आया है तब से मुझे इस घर में रहने का दिल नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि मुझे खुद की सेफ्टी भी महसूस नहीं होती। ये सब कहते हुए आखिर में उसने गहरी सांस लिया और वहां से बाहर निकल गई। वो सीधे अपने कमरे की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी किसी ने उसे देखते हुए कहा, वैसे इस नाइट ड्रेस में भला की खूबसूरत लग रही हो। कभी अपने इस रात वाले गर्मी को हम पर भी उतारो। उसकी ये बात सुनते ही अंबिका एक पल के लिए शॉक्ड हो गई और वो दूसरे ही पल पीछे की तरफ मुड़ी, जहां पर इस वक्त गहरी स्माइल के साथ ही मुकेश खड़ा था। मुकेश को देखते ही अंबिका ने गुस्से के साथ कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? इसके जवाब में मुकेश उसके तरफ बढ़ते हुए बोला, पागल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैं बहुत शरीफ हो चुका हूँ। मुझे पता चल चुका है कि यहाँ पर लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं आजकल दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मोहित की ये बात सुनते ही अब तो अंबिका बिल्कुल शॉक हो गई और शौक होकर बोली, क्या क्या कहा तुमने? तुम होश में तो हो? इसके जवाब में बिना किसी भाव के साथ मोहित ने कहा, हाँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ, और मुझे तुमसे अब बहुत ज्यादा प्यार हो गया है। इस प्यार को मैं ऐसे बयान नहीं कर सकता, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि एक बार अगर तुम मुझे जानने की कोशिश करोगी तो तुम खुद भी मुझसे प्यार करने लगोगी। ये सुनकर अब गुस्से के साथ अंबिका ने कहा, शायद आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ जैसा आप मुझे सोच रहे हैं। ये सुनकर मोहित अब उसके तरफ बढ़ते हुए बोला, तो आखिर तुम किस तरह की लड़की हो? क्या तुम मुझे बताओगी जिससे मुझे जानने में आसानी रहे? ये सुनकर गुस्से के साथ अंबिका ने कहा, देखो, तुम होंगे उस तरह के इंसान जो हमेशा लड़कियां बदलने की कोशिश करता है, लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं सबसे अलग हूँ, और अगर मेरे साथ आपने गलती से भी कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं इसके लिए आपको छोड़ूंगी नहीं। ये सुनते ही मोहित जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, तो तुम क्या करोगी मेरे साथ? क्या तुम मुझे बताओगी? और शायद तुम भूल रही हो कि मैं रुद्रांश का मामा हूँ। तुम चाह कर भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। ये शब्द सुनते ही अंबिका गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए बोली,
आपको पता है आप अभी तक बचे क्यों हैं? क्योंकि आप मिस्टर रुद्रांश के मामा हैं, वरना आपके इन घटिया हरकतों की वजह से मैं कब का आपको जेल भिजवा दी होती। उसकी बात सुनकर दूसरे ही पल मोहित ने गुस्से के साथ कहा, तो तुम्हारी औकात है कि तुम मुझे जेल भिजवा दो। उसकी बात सुनकर दूसरे ही पल मोहित ने गुस्से के साथ कहा, तो तुम्हारी औकात है कि तुम मुझे जेल भिजवा दो। ये सुनकर दूसरे ही पल अंबिका ने कहा, हाँ बिल्कुल, मेरी औकात है कि मैं तुम जैसे घटिया इंसान को जेल भिजवा सकती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे हैरेस करने की कोशिश किया है और हरेसमेंट की सजा मिलती है। ये सुनकर मोहित अब हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, शायद तुम्हें अभी हरेसमेंट का असली मतलब नहीं पता, मैं तुम्हें अभी यहीं इसी वक्त समझा सकता हूँ कि हरेसमेंट आखिर होती क्या है। ये सुनते ही अंबिका को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया और वो अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, आपके कहने का मतलब क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं? मोहित ये सुनकर हंसते हुए उसकी तरफ बढ़कर बोला, तुम्हें पता है रुद्रांश इस वक्त अपने ऑफिस पर गया हुआ है और हम दोनों इस पूरे घर में अकेले हैं, तो क्यों ना चलो हम इस रात को रंगीन बनाते हैं। ये सुनते ही अंबिका की आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, क्या क्या कह रहे हैं आप? देखिए आप गलत सोच रहे हैं, मैं आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। एक तरह से आप जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए मैं आपको सजा दिलवा सकती हूँ। लेकिन मोहित पर तो जैसे इन सब बातों का असर ही नहीं था। वो उसकी तरफ बढ़ा और उसने झटके के साथ उसे गर्दन से पकड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुमने अभी मेरे साथ जिस तरह से बदतमीजी की है इसके लिए मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा, बल्कि अब मैं तुम्हें सजा दूंगा। ये कहकर वो उसे खींचते हुए सीधे अपने कमरे में ले गया और कमरे के बेड पर पटक दिया। ये देखते ही अंबिका शॉक हो गई और तुरंत जोर से चिल्लाते हुए बोली, क्या क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? अभी के अभी छोड़ दीजिए मुझे, ये गलत है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर मोहित ने हंसते हुए कहा, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। अभी तो मैं बहुत कुछ करूंगा और आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आज मैं तुम्हें पूरी तरह से अपनी आगोश में ले लूंगा, क्योंकि आज यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये कहकर मोहित किसी बड़े इंसान की तरह जोर जोर से हंसने लगा। और वही ये सारी बातें सुनकर गुस्से के साथ अंबिका ने कहा, आपको पता है अगर मिस्टर रुद्रांश को इसके बारे में पता चला तब क्या होगा? वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर मोहित किसी बड़े इंसान की तरह जोर जोर से हंसने लगा। और वही ये सारी बातें सुनकर गुस्से के साथ अंबिका ने कहा, आपको पता है अगर मिस्टर रुद्रांश को इसके बारे में पता चला तब क्या होगा? वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर हंसते हुए मोहित ने कहा, उसे जब इसके बारे में पता चलेगा तब ना। उसे तो पता चलेगा ही नहीं। ये सुनते ही अंबिका ने हैरानी के साथ कहा, क्या? आखिर आप ये क्या कह रहे हैं? और मैं उसे खुद बताऊंगी, क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। तभी मोहित जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए उसके कमर को कसकर पकड़ते हुए बोला, बस बहुत हो गई बातें, अब चलो हम अपना काम शुरू करते हैं। ये सुनते ही अंबिका की आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, छोड़िए मुझे, छोड़िए। मैं आपकी जान ले लूंगी। ये जबरदस्ती है, आप मेरा रेप कर रहे हैं और इसके लिए मैं आपको सजा दिलवाऊंगी। छोड़ दीजिए मुझे। लेकिन मोहित पर तो जैसे कोई भूत सवार था और वो गुस्से के साथ उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोला, बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असलियत में रेप होता क्या है। ये सुनते ही अंबिका की आंखें बड़ी हो गई और वो कुछ कह पाती उससे पहले मोहित उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करने लगा, जिसे देखकर अंबिका शॉक्ड हो गई और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन मोहित अब उसके होठों के करीब बढ़ने लगा। ये देखते ही अंबिका और भी ज्यादा घबरा गई और वो अभी उसके होठों को अपने होठों से छू पाता उससे पहले ही झटके के साथ किसी ने दरवाजे को तोड़ दिया और बहुत ही ज्यादा गुस्से भरी आवाज आई, अभी के अभी उससे दूर हो जाए। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट
और शेयर जरूर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले लिखने का। कमेंट में जरूर बताएं आपको स्टोरी कैसा लगा। थैंक यू।